Hello everyone. Today we'll discuss class 12 subject English chapter number 2 Lost Spring, and the authoress of this chapter is Anees Jan. Before starting this chapter, some certain information about authoress Anees Jan. Anees Jan got birth in 1964 and she was born in Rourkela, and she spent her early childhood in Hyderabad, and after for the higher education she went to US. Her parents both they belong to literary world, and then after it she came back and she started working for the children, and she wrote very beautiful book that has been written over here. That is the name of the book is titled Lost Spring, Lost Stories of Stolen Child. And this excerpt means जो ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके दोनों पार्ट उस बुक से लिए गए हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग and the stories of stolen childhood. Okay, so here we'll discuss the first part of this chapter, that is, now I'm going to start it. Sometime I find a rupee in the garbage. Okay, why do you do this? I asked Sahib, whom I met or whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. राइटर्स हमको बता रही हैं, बेसिकली पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए स्टूडेंट्स। हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं आवर सोसाइटी इज फुल ऑफ डिफरेंट और वैरायटी ऑफ पीपल आर लिविंग हियर। दोज who are living here for their livelihood, they are joining and they are completing their different kinds of work. Here the writer is also describing about those children, those who do the work of rag picking. So she is telling us, why do you do this? I asked Sahib. तो हमारी I means जो हमारी राइटर्स है, ऑथरेस है, अनीस जन को उनसे बात कर रही हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो। यानी उन्हें कोई बच्चा मिला है, उस बच्चे से वो बात करते हुए कहती हैं, I encounter एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मुझे वो बच्चा दिखाई देता है मॉर्निंग में। अब हर सुबह से क्या मीनिंग है, हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोग इन द मॉर्निंग सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। द सेम मैनर कुछ रैग पिकर्स भी हैं। रैग पिकर्स कहते हैं कूड़ा बीनने वाले को, कूड़ा उठाने वाले को, चुगने वाले को। वो आते हैं गली में और अपने मतलब का जो भी सामान उन्हें वहां से मिलता है वो लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक रैग पिकर से हमारी जो ऑथरेस है उनका एनकाउंटर होता है, मिलती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। मॉर्निंग स्क्राउंजिंग में सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड। साहिब, उसका नाम क्या है लड़के का, साहिब। Sahib left his home long ago, set amid the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. जो साहिब है वो वहाँ पर स्क्राउंजिंग करने के लिए आता है, मीन्स रैग पिकिंग करने के लिए आता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। इसका कोई आंसर तो अभी उन्हें नहीं मिलता, लेकिन उन्हें पता चलता है साहिब के बारे में सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। उसकी मेमोरी में भी दूर दूर तक नहीं है कि उसका घर कैसा था, इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। उसे बस केवल उसकी मम्मा ने बताया है, उसकी मदर ने बताया है कि वो ढाका को बिलोंग करते हैं। ढाका हम जानते हैं हमारी पड़ोसी कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है, वहाँ की सिटी है ढाका। तो कहते हैं कि ढाका से वो आए थे और ढाका से आने के बाद में वो इंडिया आ गए, क्योंकि उनके देश में यानी कि जहाँ वो रह रहे थे ढाका में, वहाँ पर एक तेज तूफान आया जिसकी वजह से उनका सारा खेत मैदान जो कुछ भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो सब फिनिश हो गई। तो टू अर्न और जीवन की जीने की जद्दोजहद में वो लोग भारत आ गए और अब वो यहाँ पर रह रहे हैं। और चूंकि उनके पास कोई अपना साधन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, तो उन्होंने उस समय जो भी उनको सूटेबल लगा काम रैग पिकिंग का, क्योंकि दे आर वेरी पुअर और वी कैन से दे आर living under the poverty line. So according to their profession and their livelihood, they accepted, or according to their condition, they accepted that work. Okay, so now looking for gold in the big city where he now lives. Okay, I have nothing else to do, he mutters. उसने कहा, क्योंकि जब हमारी राइटर्स ने उससे पूछा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो, तुम अभी बच्चे हो, तुम इस काम में क्यों लगे हुए हो। देखो स्टूडेंट, अभी 12th में सिलेबस आया है, नया करिकुलम आया है जो मैंने अभी गो थ्रू किया है वेरी पर्टिकुलरली। उसमें ये क्वेश्चंस आए हैं स्पेशली फॉर राइटिंग सेक्शन के लिए, कि राइटिंग सेक्शन में अब आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो डे टू डे की जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड आएंगे। जैसे स्पेशली आपका डिबेट है, स्पेशली आपका आर्टिकल और स्पीच का कलेक्शन है जो लॉन्ग राइटअप्स में आता है, उसमें आपको कोरिलेट करना पड़ेगा चीजों को जो प्रेजेंट करंट अफेयर्स चल रही है उनसे,
एज वेल एज और अपने लिटरेचर से। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में बात कर सकते हैं चाइल्ड लेबर की, क्योंकि although nobody is there who is forcing Sahib to do the work, but even he is completing, he is performing all these duties. Why? Because his family is living under the poverty line, so to earn the bread or for his livelihood he has to do this work. Nobody is forcing, but in spite of all these things he is also involving in that kind of work that is called child labor. So we can also correlate and give the small examples of this chapter if we find in our question paper in form of writing section, in speech, article and debate, they just write down an article on child labor. So here we can give that kind of examples. Okay, so now I have nothing else. उसने कहा मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. He mutters looking away. Go to school, I say glibly. glibly कहते हैं मतलब बहुत ही मतलब फेंटेड सी आवाज में उसने कहा. क्यों? क्योंकि realizing immediately now hollow the advice must sound. क्यों? hollow थी उसकी आवाज, empty थी उसकी आवाज. क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि वो किस बच्चे से कह रही है. वो एक रैट पिकर से कह रही है आप स्कूल जाइए. Is it possible? No. प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक रैट पिकर स्कूल जाए. अब जो देखिए साहब ने कितना बढ़िया आंसर दिया है. वो कहता है There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. उसने कहा मेरे तो बराबर में या मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है. जब स्कूल बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा. If I start a school, will you come? I ask half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और उसने कहा ठीक है. मैंने भी उसको थोड़ा हाफ जोकिंग करते हुए कहा, जैसे मजाक करते हुए बच्चों से कह देते हैं. तो उसने कहा कि जब मैं स्कूल बनाऊंगी तो आप आओगे मेरे स्कूल में? तो उसने कहा बिल्कुल आऊंगा. अभी क्या हुआ, वो चीजें वहीं खत्म हो गई. इसके बाद में फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन और गुजरे, लड़का भागता हुआ मेरे पास आया, मुझसे बोला कि आपका स्कूल रेडी है? तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल. आई से embarrassed at having made a promise that was not me meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. 3 लाइंस, इनको 3 लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए. इसमें बता रहे हैं प्रैक्टिकली कुछ और होती है चीजें, थ्योरेटिकली कुछ और होती है. बड़ी ही आसानी से हम अपनी जबान से किसी को भी प्रॉमिस दे देते हैं या किसी से भी कोई आश्वासन दे देते हैं, बट बेसिकली द थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट. चीजें बनने में तो टाइम लेती हैं, साथ ही साथ में ऐसे सपने कभी भी किसी को नहीं दिखाने चाहिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते. इसलिए वो इस संसार को कहते हैं ब्लीक वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत ही सहजता से लिया, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से लिया. उन्होंने सोचा कि बहुत सारे लोग न जाने कितने प्रॉमिसेस कर देते हैं, मैं भी एक प्रॉमिस कर देती हूँ, ठीक है जब मेरा स्कूल बन जाएगा तो तुम आ जाना. लेकिन जब बच्चा वापस आ जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो कितना गलत प्रॉमिस किया था. इसीलिए उसको कहते हैं इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड. ये जो ब्लीक वर्ल्ड है, ये होलो वर्ल्ड है, यहाँ पर न जाने वर्ल्ड है, न जाने कितने लोग किस किस तरीके के प्रॉमिसेस करते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम साहिब आलम. बहुत दिनों के महीनों के बाद में दोनों की बातचीत होती रही. बातचीत में उन्होंने फिर पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम सामने आया साहिब आलम. अब आप देखिए साहिब आलम का क्या मीनिंग है, ध्यान रखिएगा. बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ही अनाउंस ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस इफ ही न्यू इट्स मीनिंग. उसे तो ये तक नहीं मालूम था इसका क्या मीनिंग है. साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. अंडरलाइन कर लीजिएगा इन दोनों लाइंस को. He would have a hard time believing it, unaware of what his name represent. उसे तो अपने नाम का representation भी नहीं पता था. He roams means wander the state with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. वो सुबह में आ जाते थे, दोपहर तक वहाँ बर्ड्स की तरह घूमते रहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ में, बेयरफुट नंगे पांव होते थे. और उसके बाद में कई दिनों के बाद, ओवर द मंथ्स यानी कई महीनों के बाद में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मुझे पहचान में आया कि कौन बच्चा कौन है. सो व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? अब मैंने पूछा भाई तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, फुटवेयर्स क्यों नहीं पहनते हो? तो आंसर देखिए क्या आया. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. बड़ी सिंपली बोला कि शेल्फ पे चप्पलें रखी हुई थी, मम्मा ने नीचे उतारी नहीं, मैंने ली नहीं, इसलिए मैं पहन के लिया. Means he is not making any kind of complaint. Over here, as we find in day-to-day life, the children are always making the complaint that we don't have that kind of things. We are not having all that kind of things. So there is no complaint we are finding from the side of Sahib Alam. So now, even if she did, he will throw them off. तभी दूसरे बच्चे ने कहा कि मैडम ये इसलिए नहीं पहन के आया, इसकी मम्मा ने नहीं उतारे, बल्कि अगर चप्पल होंगी भी तो ये पहनेगा नहीं. क्यों? क्योंकि इसे पसंद नहीं है पहनना. So add another who is wearing shoes that do not match. वो दूसरा लड़का, उसने शूज पहने हुए थे लेकिन उसके शूज आपस में मैचिंग नहीं कर रहे थे. When I come
shuffles, shuffles कहते हैं चप्पलों को घिसना, यानी ड्रैगिंग साउंड क्रिएट करना. His feet and says nothing. I want shoes, say a third boy who has never owned a pair of his life. इस तरीके से उसके ग्रुप में से एक बच्चे ने कहा कि उसे एक पेयर ऑफ शूज चाहिए, क्योंकि जिंदगी में उसने कभी अभी तक कोई भी पेयर ऑफ शूज नहीं लिए थे. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in the city on village roads. It is not lack of the money but a tradition to stay barefoot is one example. अब हमारी राइटर्स कह रही हैं कि इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पर लोग इसलिए चप्पल नहीं पहनते हैं क्योंकि उनको चप्पल पहनना पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि यहाँ की एक ट्रेडिशन है. तो वैसे तो अभी अगर हम आज की बात करें, बिकॉज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ अब 2020 में, सो इस समय तो कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जब लिखा गया है, ये कंडीशंस जो जिस समय डिफाइन की गई हैं, ये 1990 के, ये 1990 के आसपास के करीब में ये चैप्टर लिखा गया है, 1990 में लिखा गया है. तो उस समय भी हमारे यहाँ कस्टम या कल्चर था कि बहुत सारे खासतौर पर सिंपल लोग जो थे वो नंगे पैर रहना पसंद करते थे, जिनमें हमारे फार्मर्स भी आते हैं, हमारे पीजेंट्स भी आते हैं. और इसके अलावा एक और बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है हमारी कंट्री का. देखिए आप साउथ की तरफ जाइएगा, स्पेशली अगर आप निकलते हैं हैदराबाद की तरफ, तो वहाँ के जितने भी गांव हैं, चेन्नई के जितने भी गांव हैं, वहाँ बहुत ही रिच और प्रॉस्परस पीजेंट आपके रहते हैं, किसान आपके रहते हैं, फार्मर आपके रहते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे हैव वेरी गुड and luxurious life. Even then they don't like to wear chappal. They are sitting in a very luxurious car. Even then they do not like to wear footwears or the slippers. Why? Because this is the tradition of their life and they consider, वो ऐसा समझते हैं कि चप्पल पहनने से शायद a kind of कह सकते हैं insanitation is creating. So that's why the people are not wearing chappal even though they are capable to purchase them. So this is one of the example I have given to you. So it is the tradition of Indian culture. Why? Because मतलब वो ये समझते हैं कि घर एक मंदिर की तरह होता है. जिस तरीके से हम एक मंदिर में बगैर चप्पल के जाते हैं, ठीक इसी तरीके से हमें भी जब अपने घर में हम एंट्री करते हैं तो हमें चप्पल नहीं पहननी चाहिए, इसलिए वो लोग नहीं पहनते हैं. हालांकि अब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, बट इवन अभी भी लास्ट और बिफोर लास्ट ईयर कुछ गाँवों का हमें एग्जाम्पल मिला जहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जो खूब अच्छी तरीके से इकोनॉमिकल साउंड है, लेकिन उसके बावजूद भी दे डोंट लाइक टू वियर चप्पल्स और द फुटवेयर्स. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन. आप समझ गए होंगे किस तरीके की ट्रेडिशन का यहाँ जिक्र किया गया है. एंड देन आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. मैं सोचने लगी कि ये क्या एक्सक्यूज है ये एक्सप्लेन करने का. परपेचुअल मींस लास्टिंग, कंटिन्यूइंग state of poverty. So I remember a story a man from Udupi once told me. अब वो बता रही हैं कि एक कहानी है, बताती है कि उदीपी में, उदीपी प्लेस का नाम है, एक कहानी बताती है कि उदीपी में एक जगह एक बार एक आदमी था, उसका एक बेटा था, यंगर बॉय. He would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. कहते हैं कि वो एक मंदिर के आगे रुकता था और हमेशा ये प्रेयर करता था कि मुझे भगवान एक जोड़ा जूता दे दें. 30 years later, अब 30 साल गुजर गए, अब दोबारा वहीं उसी टाउन और उसी टेंपल के आगे हमारी ऑथरेस का जाना हुआ, तो उसने देखा चीजें आज बदल गई हैं. कैसे बदल गई हैं? उसने देखा कि which was now drowned in an air of desolation. desolation कहते हैं आइसोलेशन को. So in the backyard where lived the new priest. अब उस टेंपल के बैकयार्ड में नए प्रिस्ट की फैमिली रह रही है. There were red and white plastic chairs. चीजें बदल चुकी हैं, रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं. A young boy dressed in a grey uniform. एक छोटा लड़का young boy और वो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, wearing socks and shoes, arrived painting. वो हाफता हुआ आता है and threw his school bag on the folding bed. और वो अपना बैग उसके ऊपर फोल्डिंग पर लाकर डाल देता है. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy who made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उसे किसको, हमारी ऑथरेस को वो कहानी याद आई कि किस तरीके से एक बच्चे ने इस तरीके की एक इमेजिनेशन की थी, एक प्रेयर की थी भगवान के सामने. हालांकि वो बच्चा तो बड़ा हो चुका है, लेकिन अब किसी और बच्चे को, जो प्रिस्ट का बच्चा है, उसको क्या मिल गया है? यहाँ पर पेयर ऑफ शूज मिल गए हैं. So let me never lose them. The goddess had granted this prayer. Young boys like the son of priest now wore shoes, but many others like the rat pickets in my neighborhood remain shoeless. लेकिन न जाने कितने बच्चे जिनमें रैट पिकेट्स के भी बच्चे हैं, आज भी कैसे हैं? बगैर शूज के हैं, बगैर चप्पलों के हैं, बगैर फुटवेयर्स के हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. अब आगे कह रहे हैं My acquaintance with the barefoot rat pickers led me to सीमापुरी. मेरी इसी तरीके का इंट्रोडक्शन या छानबीन मुझे सीमापुरी की तरफ ले गई. सीमापुरी देखिए कौन सा इलाका है. जिस तरीके से आज कोविड-19 में 2020 में आप लोग सुन रहे होंगे मुंबई की धारावी के बारे में, ठीक इसी तरीके से सीमापुरी भी इलाका है
जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर पड़ता है, और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रहने वाले पीपल हैं, मतलब सभी आप मान सकते हैं, दे बिलोंग टू अंडर पॉवर्टी लाइन एंड दे आर वेरी पुअर। और उन लोगों का वहाँ बेसिकली वो जो है वो रिफ्यूजीज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि इन इंडिया दे कैन गेट their livelihood and they can easily earn the bread, so they have come to India and they are living over there for last 20, 30 and 40 years, and their first and the foremost business or the profession or the affair that is rag picking. So with the help of rag picking they are building up their family, and Sahib is also one of them who is living over there. So now अब देखिए सीमापुरी में क्या होता है, a place on the periphery, जो बाउंड्री पर है दिल्ली की, yet miles away from its metaphorically, लेकिन ये फिगरेटिव है, those who live there here squatters who came from Bangladesh back in 1971. आप जानते होंगे 1971 इंडिया की हिस्ट्री में, और न केवल इंडिया की हिस्ट्री में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के इतिहास में भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 1971 में इंडो पाक वॉर हुई थी, और उस वक्त पाकिस्तान was divided into two part, one is Bangladesh and second is Pakistan. So जो बहुत सारे लोग थे refugees थे, because they could not get the proper shelter and they just wanted to live a very you can't say comfortable life, but they just wanted to live, or they wanted to make their survival in a very easy manner. So they came to India in 1971, and most of the people, those who were affected at that time from that war and dividation, they came to India. They started living in the outskirt area of Delhi, which is called, or which is known with the name of Simapuri. So Sahib's family is among them. Simapuri was then in a wilderness, क्योंकि हम जब की बात कर रहे हैं तब सीमापुरी एक बिल्कुल वाइल्डरनेस था, वेस्ट था. इट स्टिल आज भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ पर मिट्टी के बने हुए मकान हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन, जिन पर टिन यानी कि जैसे टिन की बनी हुई वहाँ पर छतें हैं, टारपोलिन कैनवस की बनी हुई छतें हैं, डिवॉइड ऑफ सीवेज, वहाँ पर किसी तरीके का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर 10,000 लगभग रैग पिकर्स रहते हैं. ध्यान रखिएगा ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. रैग पिकर्स मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं. 1971 क्यों इंपॉर्टेंट है, और कितने रैग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं. सो दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. कहते हैं लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए हैं उनको यहाँ पर रहते हुए, कोई आइडेंटिटी नहीं है. लेकिन एक आइडेंटिटी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1990 और उससे पहले की. आपको मालूम होना चाहिए 1990 से पहले हमारे देश में इंडियन सिटीजन्स के लिए कोई भी किसी तरीके का एक आईडी प्रूफ नहीं हुआ करता था, जैसे आज के दौर में हमारे पास है. आज हम सभी के पास आधार कार्ड है, हमारे पास वोटर आईडी भी है, लेकिन 90 और 90 से पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी. और चूंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और आप कह सकते हैं कुछ और कंट्रीज जो नियर बाय इंडिया है, अफगानिस्तान, उनके पीपल अगर हम अपने लोगों से मैच करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर उनका देखने से ऐसा ही लगता है जैसे इंडियंस होते हैं, उनमें हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. वो तो जब वो बोलते हैं ये तो लैंग्वेज के आधार पर, या समटाइम्स वो खुद ही बता दें कि नहीं भाई मैं उस कंट्री को बिलोंग करता हूं, तो हम उन्हें जान लेते हैं. तो इसीलिए उनके पास किसी तरीके का कोई आईडी नहीं है. हाँ एक चीज है, वो क्या है, राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड से उन्हें क्या मिल जाता है, एक तो अनाज मिल जाता है खाने के लिए, एंड वो वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं. अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा इंडियन स्ट्रक्चर यहाँ पर काम कर रहा है 1990 से पहले से. ओके, देयर इज नो नीड टू से इवन अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. अभी देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा. विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड. राशन कार्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि वोट डाल सकते हैं, और वोट किसके लिए जरूरी है, रूलिंग गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए उन सभी के राशन कार्ड तो बनवा दिए गए हैं. अदरवाइज उनके पास बाकी और कोई इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं है. अब आगे कह रहे हैं फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gives us no grain. कहते हैं अगर हम इंडिया में रहकर रात को अपने बच्चों को इतना खाना खिला के सो सकते हैं कि जब वो सुबह उठे तो उनको पेट में दर्द ना हो, तो इससे बेटर है हम यहीं रह जाएं, इन कंपैरिजन कि हम ढाका जाएं, वहां के फील्ड में काम करें, और जहां हमें कोई भी अनाज नहीं मिलता, या तो हमारी या तो सिचुएशन या वेदर या कोई भी किसी भी तरीके की जो अनयूजुअल कंडीशंस होती हैं वो हमें क्या कर देती है, वहां पर वो हमें भूखों मरने पर मजबूर कर देती हैं. सो से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर्ड साड़ी, एक लड़की ने कहा, एक ग्रुप ऑफ वुमेन ने कहा जो फटी हुई टैटर्ड में टॉर्न साड़ीज पहनी हुई थी. व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर वेयर दे फाइंड फूड, जब मैंने पूछा तुमने अपने इतने सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, तो दे पिच देयर टेक्स दे बिकम ट्रांजिएंट होम. और यहाँ आकर तुमने ट्रांजिएंट मींस मूवेबल होम बनाए हैं, जैसे कि नोमैडिक पर्सन्स बनाते हैं.
So children grow up in them and becoming parents in the survival, and survival सीमापुरी means rag picking. जो उन मूवेबल या मोबाइल होम में रह रहे हैं और बड़े भी हो जाते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, यानी उनकी फैमिली भी वहीं पर हो जाती है, तो कहते हैं कि जबकि सीमापुरी में केवल रैग पिकिंग ही एक सबसे बड़ा काम है, तो सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग. सो through the years it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. कहते हैं हालांकि उन्हें यहाँ पर लीकिंग रूफ मिलती है, यानी छत से टपकती हुई बूंदें मिलती हैं, यानी कंडीशंस जो है लिविंग की बहुत अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट एक चीज उन्हें यहाँ मिल जाती है, वो क्या? खाना. तो और खाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2020 में भी आप देख रहे होंगे चारों तरफ सबसे ज्यादा जो डिमांड है, जो लोग चाहते हैं वो खाना चाहते हैं, उसके बाद शेल्टर है. नेक्स्ट, I sometimes find a rupee even a 10 rupees note. अब साहिब बताते हैं कि वो क्या करते हैं, जब वो स्क्राउज करते हैं यानी गार्बेज को ढूंढते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है, तो कहते हैं तो उनकी आंख में चमक आ जाती है. When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. कहते हैं कि जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो अब आप और होप में लग जाते हैं कि आपको और पैसा मिल जाए. It seems that for children, garbage has a meaning different from its means to their parents. For the children, it is a wrapped in wonder. For the elders, it is a mean of survival. अब आगे वो बता रहे हैं कि बच्चों के लिए ये कूड़ा एक क्या है? वंडर, क्योंकि अभी 10 मिले हैं या अभी एक सिल्वर कॉइन मिला है, अभी और मिल सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या है? पेरेंट्स के लिए उनकी रोटी है, उनका सर्वाइवल है. सो one winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums and contends to watch us standing behind the fence. I go inside when no one is sound. He admits the gatekeeper let me use the swing. एक मॉर्निंग को सुबह मैंने देखा कि मैंने साहिब को पाया कि साहिब एक गेट के फेंस के पास खड़ा हुआ था और वो नेबरिंग क्लब था ऑथरेस के, तो उन्होंने देखा कि वहां पर दो यंग मैन थे, वो ड्रेस किए हुए थे, टेनिस कर रहे थे, मतलब टेनिस की ड्रेस पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे. और वो लड़का कौन? साहिब वहां खड़ा होकर गुनगुना रहा था, मन ही मन में उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, बट दैट वाज द डिजायर, द अर्डेंट डिजायर ऑफ दैट बॉय. ही वाज सेइंग कि मुझे अंदर जाना है, मुझे भी खेलना है. और वो बताता है कि कभी-कभी गेटकीपर उसको अंदर जाने देता है, वो केवल बस इतना ही काम करता है कि वहां पर झूल सकता है. Sahib too is wearing tennis shoes that took stage over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in a manner of explanation, the fact that they are discarded shoes of some rich boy. साहिब ने क्या पहना हुआ है? फिर मैंने देखा कि साहिब ने भी कुछ टेनिस के शूज पहने हुए हैं जो स्ट्रेंज कलर के हैं, मतलब वो अलग अलग कलर के हैं. डिसकलर्ड शर्ट पहनी हुई है, शॉर्ट पहने हुए हैं. उसे पता चलता है कि किसी ने उसको, ये रिच बॉय ने उसके डिस्कार्डेड हो गए यानी बेकार हो गए, तो उसको दे दिए हैं. फैक्ट ये है कि who perhaps refused to wear them, हो सकता है बड़े रिच बॉय ने इसलिए उसको मना कर दिया हो क्योंकि उसमें होल हो गए थे. और लेकिन हमारे साहिब को कभी जूते नहीं मिले, तो उसे वो होल वाले जूते भी बहुत अच्छे लग रहे थे. For one who was born barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. जूते तो उसे मिल गए, शूज तो मिल गए, क्योंकि शूज if he is getting the shoes or the children, those who are barefoot, those who are not in a position that they can purchase, but they can get the shoes discolored, faded and hole, and if there is a hole it doesn't matter. But it is not possible for Sahib that he could go easily inside that fence where these two young men were playing the tennis, because it's a very important and as well as a very game of aristocrat people. So that's why it was not easy for him, but he was also making a desire that he could go there and he could play over there. So now this morning Sahib is, अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि किस तरीके से वो फेंस के पास खड़ा हुआ है, काम कर रहा है. अब हम लास्ट एक्सट्रैक्ट में समझेंगे कि किस तरीके से साहिब का अब वर्क बदल गया. यहाँ तक साहिब कर रहा था रैग पिकिंग का काम और वो खुश था. देखिए, this morning Sahib is on his way to milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask his face. I see he has lost the carefree look. ये important है, चारों लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा. अब वो मुझे एक सुबह दिखाई दिया, वो मिल्क बूथ पर जा रहा था, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर था, उसको लेकर वो दूध लेने के लिए जा रहा था. उसने बताया कि उसने रैग पिकिंग का काम छोड़ दिया है, अब वो क्या कर रहा है? एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है, और जहां
पर उसे 800 रुपए पर मंथ मिलते हैं और साथ में उसे ऑल माई मील्स दोनों टाइम का या तीनों टाइम का खाना मिलता है। एंड डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम्हें ये जॉब पसंद है? तो कहता है द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। लेकिन अब मैंने ये देखा कि उसका जो केयरफ्री लुक था वो अब खत्म हो चुका है। अब वो बहुत भारी महसूस कर रहा है उस कनस्तर को अपने साथ ले जाते हुए, जबकि उसका प्लास्टिक बैग उसको इजी लगता था। ओवर हिज शोल्डर द बैग वाज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। क्योंकि ये कनस्तर किसका था? ये कनस्तर था उस टी शॉप ओनर का जिसके यहाँ अब वो जॉब कर रहा था। तो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिब इज नो लॉन्गर ऑन हिज ओन मास्टर मींस अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था। यहाँ हम को रिलेट कर सकते हैं 19th सेंचुरी की ब्यूटीफुल कोटेशन से जिसमें कहा गया है आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कला का विकास कला के लिए। यानी जब हम whenever we do the work for ourselves, for our betterment, for our pleasure, not for the betterment but for our pleasure, it becomes tremendously beautiful and it looks awesome. As we find in our mythology, there is a very famous book that is Ramayana. If we are going to study that book, we'll find Goswami Tulsidas has written that he has composed this beautiful epic only for the satisfaction of myself, of himself. It means that's why Ramayana is so beautiful. And right now in the period of COVID-19 2020, Ramayana has made a world record of in the you can say in the area or the era of television. So I think the chapter has been clear to you. साहिब खुश क्यों नहीं था? साहिब इसलिए खुश नहीं था क्योंकि अब वो काम अपने लिए नहीं कर रहा था, वो दूसरों के लिए काम कर रहा था। एक बहुत छोटी सी कहानी है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बार आपको पता होगा बीरबल और अकबर की जुगलबंदी आप लोग सभी जानते होंगे। तो और इसी में एक थी जुगलबंदी, तानसेन साहब भी उन्हीं के दरबार में हुआ करते थे। तो तानसेन को सभी ने सुना है कि बहुत खूबसूरत गाते थे, बहुत मीठा गाते थे। तो अकबर ने उनसे कहा कि आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन तानसेन ने कहा नहीं सर, मैं इतना अच्छा नहीं गाता, मेरे गुरु ज्यादा अच्छा गाते हैं। अब गुरु तो आ नहीं सकते थे, इसलिए अकबर को ही वहां जाना पड़ा। अब गुरु से ये भी नहीं कह सकते थे कि गुरुजी आप गा दीजिए, है ना। तो उन्होंने अपने गुरु से कुछ, अब कई दिन बीत गए, अकबर भी काफी समय नहीं रह सकते थे, हिमालय की चोटियों, हिमालय की गुफाओं में वो लोग थे वहां पर। तो तब एक दिन जानबूझकर तानसेन ने एक गलत नोट पर कोई गीत गा दिया, जिसे सुनकर जो उनके गुरु थे वो एकदम से गुस्सा हो गए और नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे गाया जाता है। Then he started singing and he sang a very melody, he sang, it was so beautiful, melodiously he sang the song की जो हमारे अकबर थे वो इतने ज्यादा एक तरीके से कहना चाहिए उसके मेलोडी को सुनकर ओवरवेल्म्ड हो गए कि वो कहने लगे कि भाई तानसेन तुम तो कुछ नहीं गाते जितने तुम्हारे ये गुरुजी गाते। तब उन्होंने कहा सर ये इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए वर्क करता हूँ और मेरे गुरुजी सिर्फ अपने लिए वर्क करते हैं। तो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क व्हिच यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ एंड द वर्क यू आर डूइंग फॉर द अदर्स। So that's all, the first part has been completed. Now I will discuss in the second part of this audio or video, I will describe the second part of this chapter.